आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। चाइना ने पूरे ताइवान को घेरा, दुनिया में नई जंग की आहट तेज। मैदान जंग में यूक्रेन के हालात बेहद नाजुक, जल्द ही डोनबास शहर पर पूरा कब्जा कर सकता है रूस। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग तो दुनिया में आएगा एनर्जी क्राइसिस। इराक ने दी वार्निंग, इजराइल को नहीं देगा एयर स्पेस। ड्रोन अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने फिर किया हमला, इजराइल की नेवी बेस पर बोला धावा। हमास ने फिर पहुंचाया इजराइल को नुकसान, 2 मरकेवा टैंक उड़ाए। और गजा में रोबोट आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। आजाद बोल इंडिया के पिछले वीडियो में देखिए सारी डिटेल्स और सबूत। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज है 14 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन। दुनिया भर की खबरें। कुछ टेक्निकल वजहों से कभी कभी शो लेट हो जाता है, माफ कर दिया करें। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर तफसील से। चाइना ने पूरे ताइवान को घेर लिया है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, इस सब के बाद लगता है जैसे जंग का एक नया मोर्चा खुलने वाला है। ताइवान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ताइवान के एयर स्पेस में चीन के 90 एयरक्राफ्ट देखे गए। इनमें फाइटर जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ड्रोन्स भी शामिल थे। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि चीन ने ताइवान की आजादी के खिलाफ ये वार्निंग के तौर पर 14 अक्टूबर को आज बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू किए हैं। कुछ और खबरों के मुताबिक चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से तो घेरा, लेकिन उतने फाइटर जेट्स नहीं उतारे जितने एक रिपोर्ट में बताया गया। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि 25 फाइटर प्लेन्स थे, हालांकि उसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स शामिल थे, लेकिन इसमें 7 वॉरशिप भी बताया गया है। यह मिलिट्री ड्रिल थी और इसका नाम था ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024B। इसका मकसद ताइवान को अपनी मिलिट्री पावर दिखाना था। इसे लेकर चाइना का कहना है कि यह सिर्फ एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल थी, एक जॉइंट एक्सरसाइज, लेकिन इसे ताइवान को डराने और उस पर दबाव बनाने की शक्ल में देखा जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शाम होते होते चाइना ने कह दिया कि उसकी मिलिट्री ड्रिल खत्म हो गई है। इसी खबर से रिलेटेड एक खबर यह भी है कि चीन की ड्रिल जॉइंट स्वॉर्ड 2024B के दौरान चाइनीज नेवल ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए ताइवान ने अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मोबाइल रडार तैनात कर दिए थे। तमाम रडार, मोबाइल मतलब इधर से उधर ले जा सकने वाले, वो मोबाइल नहीं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि ताइवान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लॉन्चर्स भी तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल जोन में, जो समंदर के किनारे हैं, वहां पर तैनात किए हैं। बात रूस की, यूक्रेन की, जहां रूस यूक्रेन पर लगातार जबर पड़ता नजर आ रहा है। एक एक्स नाटो ऑफिशियल ने कहा है कि वेस्ट की लाख मदद के बावजूद मैदान जंग में यूक्रेन की हालत बदतरीन है, नाजुक है, खराब है। जर्मन आर्म्ड फोर्सेस के एक्स चीफ ऑफ स्टाफ और नाटो मिलिट्री कमेटी के एक्स चेयरमैन जनरल हेराल्ड कुजात का मानना है कि यूक्रेन को जल्द ही पोक्रोवस्क के मेन शहर डोनबास को छोड़ना होगा, क्योंकि रूसी हमलों के चलते इसकी सिक्योरिटी धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कमजोर हो रही है। इसकी दिफा कर पाना अब यूक्रेन की बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि रूस डोनबास में कम नुकसान उठाने की नीयत से रुक रुक के, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और वह आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन इस पूरे रीजन को हथिया लेगा। अब जरा मिडिल ईस्ट की खबरों का रुख करते हैं। आपको पता ही है कि हिजबुल्लाह ने कल रात एक बहुत बड़ा हमला किया और एक आर्मी बेस को उड़ा डाला, जिसमें अभी तक इजराइल की खबरों के मुताबिक 4 फौजी मारे गए। असली तादाद यही है या असली तादाद कुछ ज्यादा है, वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि फौजी इजराइल के मरे इजराइल में, एडमिट इजराइल में, घायलों की तादाद 60 से 70 बताई जा रही है। अब इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने दोबारा एक बड़ा हमला किया है और इजराइल की एक नेवल बेस को, नेवी के एक अड्डे को तबाह करने का या उस पर टारगेट करने का दावा किया है। प्रेस टीवी ऑफ ईरान की यह खबर है कि हिजबुल्लाह ने एक इजरायली नेवल बेस को हाइफा में डेडली ड्रोन स्ट्राइक के बाद हाइफा में इस नेवी बेस को भी स्ट्राइक किया है। 14 अक्टूबर की खबर है और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो निशाने लगाए थे, जो टारगेट्स सेट किए थे, वो हिजबुल्लाह ने अचीव कर लिए हैं। ये हिजबुल्लाह का दावा है। एक और इरना के हवाले से खबर यह है, ये हमास के एक ऑफिशियल ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने लेबनान और गजा में औरतों और बच्चों का कत्ल-ओ-आम किया है और जो कुछ भी हिजबुल्लाह ने रात अटैक में किया, जिसमें इजराइल के फौजी मारे गए, बड़ी तादाद में जख्मी हुए, वो बिल्कुल गोलानी ब्रिगेड को जवाब था कि तुमने जिस तरीके से औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया है, ये उसका नतीजा है, ये उसका फल है। गोलानी ब्रिगेड के जो ट्रेनिंग बेस था, वहां पर यह हमला हुआ था। पहले खबर उड़ी थी हर्जी अलेवी इसमें मारे गए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ
ऑफ इसराइल। हालांकि वो खबर झूठी थी, फेक थी। बाद में वो खुद मुआयना करने मौके पर गए थे। हमने इस बाबत आपको स्टोरी भी दिखाई। हमास की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो हमला जो हुआ हिजबुल्लाह का, हम उसकी तारीफ करते हैं और गोलानी ब्रिगेड लगातार जिस तरीके के जराइम अंजाम दे रही गजा और लेबनान में, ये उसके कर्मों का फल था और आगे भी उस पर इस तरीके के हमले होते रहेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हेडलाइन के साथ, ये इज़्ज़त अल रिश्क की है, जिन्होंने ये हिजबुल्लाह के हमले के बाद बयान दिया है। अब हमास के हमलों की बात कर ले रहे हैं। हमास ने आज 2 और मरकेबा टैंक्स उड़ाने का, तबाह करने का दावा किया है। साथ ही हमास का ये भी दावा है कि उन्होंने इजरायली फौजियों के एक जमावड़े पर हमला किया, जिसमें कई फौजी जख्मी हुए या उनका और उसके बाद क्या हुआ नहीं पता है। ये हमले रफा से लेकर नॉर्थ गजा तक हुए हैं। रफा में बताया गया है कि रफा में इजरायली आर्मी और हमास के लड़ाकों के बीच लड़ाई हो रही थी और कॉम्बैट्स हो रहे थे। इसी में अलक्सा फ्लड बैटल ने जो एक एज अ पार्ट ऑफ अलक्सा फ्लड बैटल, ये अलक्सा फ्लड की बैटल ही तो चल रही है, इसके पार्ट के तहत उन्होंने 2 टैंक्स उड़ा दिए मरकेबा। और ये बताया कि इजराइल के ये दोनों टैंक अल यासीन 105 जो शेल होता है उनका आरपीजी फायर करते हैं, उससे उड़ाया है। अल सिरत मस्जिद के पास इस वाक़े को अंजाम दिया है, इस घटना को। और अल जनीना नेबरहुड कहलाता है ये रफा का, वहां पर ये दोनों टैंक तबाह हो गए। अल कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने एक गढ़ा लगाया, एक एम्बुश लगाया और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जबालिया कैंप, नॉर्थ इसराइल, ये साउथ की बात हो रही थी टैंक उड़ाने वाली, अब जबालिया नॉर्थ में चलिए। नॉर्थ में भी जो है उन्होंने फंसाया फोर्सेस को इसराइल की और प्लान तरीके से उन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें इसराइल की फौज का भारी नुकसान हुआ। अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी कुछ जो है फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की जो अल-कुद्स ब्रिगेड है, इन्होंने भी जबालिया कैंप में कुछ ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं, जिसकी जानकारी दी है। अल-मायदीन ने ये खबर बताई है। गजा में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? डॉक्टर्स और सिविल डिफेंस के लोग, लेकिन ये भी महफूज नहीं है। डॉक्टर्स तो कई महीनों से अपने लोगों का चेहरा नहीं देख पाए। सिविल डिफेंस के लोग हर वक्त एम्बुलेंस से या गाड़ियों से लेकर घायलों को पहुंचते हैं, मलबे से वो लोगों को निकालते हैं जब इजराइल के हमले हो चुकते हैं। सिविल डिफेंस वाले अब और महफूज नहीं है क्योंकि उन पर डायरेक्ट गोलियां चलाई जा रही हैं। एक फुटेज कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर किए और उसमें लिखा है कि ये सबूत है, खुला सबूत है कि इजरायली ऑक्यूपेशन की जो आर्टिलरी है, जो वो लोग हम पर गोलियां दाग रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोगों पर, सिविल डिफेंस की टीम पर। और जब वो लोग कैजुअल्टीज को रिकवर करने गए थे, यानी इजरायली हमले में जो लोग मारे गए थे या जख्मी हुए थे, जब उनको लेने, उनको रिकवर करने के लिए सिविल डिफेंस की टीम्स मौके पर पहुंची, तो फिर इसके ऊपर इजरायली आर्टिलरी ने, उनकी पैदल फौज ने और उनके तोपखाने ने सब इन लोगों के ऊपर मोर्चा खोल दिया, इन लोगों पर गोलीबारी तेज कर दी। इजरायली एयर स्ट्राइक से लगातार रफा सिटी में, साउथ ऑफ गजा में तबाही जारी है। ये खबर साउथ ऑफ गजा रफा सिटी से ही थी। इरना की एक खबर बताती है कि इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद ईरान को सज़ा झेलनी पड़ी है और ईरान को इस सज़ा की आदत कई दशकों से है। बावजूद इसके वो तरक्की कर रहा है, बावजूद इसके वो अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है, अपने हथियार बढ़ा रहा है। ईरान पर फिर से नई पाबंदियां आयद की गई हैं और ये पाबंदियां इस बार यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाई गई हैं। कहा तो ये गया है कि आपने यूक्रेन के खिलाफ रूस को मिसाइलें दी हैं, ये उस वजह से है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये बहुत दिन से पेंडिंग था। जैसे ही इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो ये पाबंदियां आयद कर दी गई। एयरलाइंस भी इसमें शामिल हैं ईरान की। अब वो एयरलाइंस कहाँ जा सकती, कहाँ नहीं जा सकती, उसकी डिटेल्स बहुत लंबी है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जो नए पाबंदियां लगाई हैं उसमें ईरान एयर, महान एयर और साहा एयरलाइंस ये सब शामिल हैं। और कई लोग हैं, इंडिविजुअल हस्तियां हैं जिन पर ये पाबंदियां यूरोपीय यूनियन की तरफ से ईरान के लोगों पर आयद की गई कि ये कहीं जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। आयरलैंड एक बार फिर से खुलकर फ़लस्तीनियों के हक में और इजराइल की मुखालफत में उतर आया है और इजराइल की हुकूमत को, बेंजामिन नेतन्याहू को आईना दिखाने का काम किया है। ये कोई मुस्लिम ममालिक नहीं है, मुस्लिम ममालिक नहीं, यहाँ ईसाई अक्सरियत रहती है। बावजूद इसके इनके जो हुक्मरान हैं वो फ़लस्तीनियों के हक में बोलते हैं, इजराइल को बताते हैं कि आप वॉर क्राइम्स अंजाम दे रहे हैं। आयरलैंड ने एक बार फिर से ये कहा है कि जो नॉर्दर्न गजा में इस वक्त इजराइल कर रहा है, जिस तरीके से उसने जबालिया कैंप को, बाकी और जगह को घेर रखा है और जो अंधाधुंध वो फायरिंग कर रहा है, जो लोगों को वहां से खदेड़ भी रहा है, वो सिवाय वॉर क्राइम के और कुछ नहीं है। ये एक युद्ध अपराध है।
इस बात को कहने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए दोस्तों। आयरलैंड वैसे भी आपको पता है, इसके डिप्टी आयरलैंड के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, उन सब ने इजराइल के अटैक को नॉर्दर्न गजा पर वॉर क्राइम बताया है। मिशेल मार्टिन ने खुलकर बोला कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहते हैं कि इजराइल को नकेल डालिए, इजराइल पर प्रेशर डालिए कि वो गजा में और लेबनान में भी जंग रोक दे, ये पागलपन खत्म कर दे। इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात कही है, उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि अगर इजराइल यूं ही जंग लड़ता रहा और इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में एक जंग छिड़ती है, रीजनल वॉर छिड़ती है, तो ये पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही लेकर आएगी। पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस इरप्ट हो जाएगा, यानी यूं समझ लीजिए कि वैश्विक ऊर्जा संकट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब की सप्लाई पर असर पड़ेगा। और आज कौन सा मुल्क है जिसकी ये जरूरत उसकी सबसे पहली जरूरतों में शुमार नहीं है? सोचिए, अगर खाड़ी में एक रीजनल वॉर छिड़ती है तो उसका क्या असर होगा पूरी दुनिया पर। आप अपने ही ऊपर लेकर देखिए, इंडिया में बैठकर गैस का संकट खड़ा होगा, सबसे ज्यादा तो पेट्रोल डीजल का। सिर्फ खाड़ी के ममालिक से ही ये सब कुछ नहीं आता, उस रास्ते से भी होकर आता है, उन ममालिक से तो आता ही आता है। तो गल्फ की कंट्रीज में कुछ भी होगा, उसका असर इंडिया से लेकर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ये इराक के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ईरान के जो अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करने गए थे। हाँ, इराक के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है फवाद हुसैन फवाद, इन्होंने अराक्ची से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम भी नहीं चाहते कोई रीजनल वॉर हो, और अगर इजराइल कोई हमला करता है तो हम ईरान को, अपने दोस्त को, ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, हमारे आसमान के दरवाजे इजराइल के लिए नहीं खुलेंगे, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई हमारे हुक्म के खिलाफ जाते हुए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करे या हमें इस जंग में घसीटे। हम जंग में नहीं उतरना चाहते, लेकिन हम जंग से घबराते भी नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया भर की खबरें आपको दिखाने के लिए। बहुत से लोगों का कहना था आपका वीडियो बेवजह लंबा होता है, आपके पास खबरें नहीं होती तो हमने वीडियो छोटा कर दिया। हाँ, लेकिन कर दिया, ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं देता, फिर मैंने सोचा चलो छोटा कर देते हैं। मुझे पता चल जाता है लोग एवरेज वीडियो कितना देख रहे हैं, तो अब 10-12 मिनट काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।